हेलो फ्रेंड, मैं हूं जिनीस। आप देख रहे जीके जिनीस शर्मा। और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ महाराणाओं को भी सूर्यवंशी माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी इसी वंश के हुए थे। बुद्ध देव भी इसी वंश के हुए थे। और जैनों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव भी इसी वंशजों के माने जाते हैं। मेवाड़ इतिहास का नामकरण। कुश वंश के अंतिम राजा सुमित्र तक के नाम पुराणों में दिए हुए हैं। फिर इसी वंश में 568 ईस्वी में गुहिल नाम का प्रतापी शासक हुआ। इसी के नाम से गुहिल वंश की एक शाखा सिसोदा गांव चली गई और आगे जाकर वह सिसोदिया का। मेवाड़ में दो वंशों का शासन रहा है। फर्स्ट है गुहिल राजवंश, गुहादित्य से रतन सिंह तक, यानी 565 ईस्वी से लेकर 503 ईस्वी तक। दूसरी शाखा है सिसोदिया राजवंश, राणा हमीर से लेकर महाराणा भूपाल सिंह तक, 1303 से लेकर 1948 तक। राजवंश की प्राचीनता। उदयपुर राजवंश 568 से प्रारंभ होकर आज़ादी तक चला। लगभग 1350 वर्ष तक शासन करने वाला यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला राजवंश है। इतना लंबा राजवंश विश्व में और कहीं नहीं चला। कन्नौज में जब हर्षवर्धन का शासन था तो उस समय मेवाड़ का शासक शिलादित्य था। यह उल्लेख सामोली गांव के शिलालेख में प्राप्त होती है। राजवंश का गौरव। उदयपुर राजवंश सूर्यवंशियों में सर्वप्रमुख रहा है। भारत में सभी राजपूत राजा मेवाड़ महाराणाओं को शिरोमणि मानकर पूजते थे। पूज्य मानने के कई कारण थे, जैसे इनकी स्वतंत्र प्रियता, धर्म के प्रति दृढ़ रहना, जैसे इनके राज्य चिन्ह में लिखा है, जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि राखे करतार, लिखा है। और अपनी धर्म परंपरा मान मर्यादा उनके चरणों में अर्पित कर दी। लेकिन यह एक मेवाड़ राजवंश है कि जिसने अनेक कष्ट व आपत्तियां सहकर भी अपने मान मर्यादा व कुल गौरव को बचा कर रखा। इसी कारण इन्हें भारत में मेवाड़ महाराणाओं को पूज्य मानकर हिंदुआ सूरज कहते हैं। सिर्फ हिंदू शासकों ने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम शासकों ने भी मेवाड़ के महाराणाओं की प्रशंसा की है, जिसके कुछ उदाहरण आपको बताएंगे। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में लिखा है कि हिंदुओं में विजयनगर राज्य के अलावा दूसरी शक्तिशाली राजा राणा सांगा का ही है, जो अपनी वीरता तलवार के दम पर शक्तिशाली हो गया। बाबर लिखता है कि मेरे हिंदुस्तान में आने से पहले राणा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि राणा के सामने दिल्ली, गुजरात व मालवा से कोई भी अकेला नहीं लड़ सकता था। 200 शहरों तक राणा सांगा का झंडा फहराता था। और दूसरा, राजवंश के संबंध में पिछले लेखकों का भ्रम। जैसे कि अबुल फजल ने लिखा है कि मेवाड़ के शासक ईरान के बादशाह नौशरवा आदिल की संतान थे, जबकि अबुल फजल से पहले किसी भी फारसी शासक, भाटों और जैन पुस्तकों व प्राचीन लेखों के आदि में भी कहीं भी इसका उल्लेख नहीं माना जाता है। जबकि यह गोयल शाखा का सबसे पहला शासक गुहादित्य था, जिसकी माता का नाम पुष्पावती, पिता का नाम शिलादित्य तथा पालन करने वाली का नाम कमलावती माना जाता है। अबुल फजल ने गोहिल को नौशेखा आदिल की संतान भी बताया है। गोहिल को गोहिल वंश का आदि पुरुष, संस्थापक या मूल पुरुष कहा जाता है। अब अपन दूसरा शासक बप्पा रावल को पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 734 से 756 तक माना जाता था और कई किताबों में इनका मूल नाम काल भोज भी माना जाता है। बप्पा रावल की उपाधियां है चकवे राजगुरु। इन्हें मेवाड़ वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हारित ऋषि की गायां चराने का ये कार्य किया करते थे तथा इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर, राटासन माता का मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय राजधानी नागदा को बनाया गया था और इन्हें सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टिन की उपाधि दी है। 1734 ईस्वी में इन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसी कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
इनके समय एक सोने का सिक्का चलाया था जिसका वेट 115 ग्राम था और अभी वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा है। इनकी मृत्यु नागदा में मानी जाती है तथा बप्पा रावल को रणकपुर प्रस्तुति में बप्पा और रावल दोनों अलग अलग बताया गया है। अब अगले शासक अल्लट को पढ़ेंगे जिसका ख्यातों में नाम आलो रावल भी मिलता है। आहड़ के जैन मंदिर में मिले एक शिलालेख के अनुसार अल्लट ने अपनी गदा की चोट से कन्नौज के रघुवंशियों और प्रतिहार शासक देवपाल को मार दिया था। अल्लट का विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था। अल्लट के समय मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत हुई थी। अल्लट ने अपनी राजधानी नागदा से आहड़ को बनाया। अल्लट ने आहड़ के जैन मंदिर व वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अल्लट के बाद अगले शासक कर्णसिंह रणसिंह के समय रावल शाखा व राणा शाखा के रूप में मेवाड़ राज्य का विभाजन हो गया था। रावल शाखा की शुरुआत कर्णसिंह के पुत्र खेमसिंह ने शुरू की थी, जबकि राणा शाखा की शुरुआत राहब ने की थी। राहब सिसोदा गांव चला गया और वहां से सिसोदिया वंश कहलाया। अब अगले शासक जैत्र सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनका कार्यकाल 1213 ईस्वी से लेकर 1252 ईस्वी रहा था। दशरथ शर्मा के अनुसार जैत्र सिंह का समय मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल व मेवाड़ में नवशक्ति संचार का समय माना जाता है। जैत्र सिंह के समय मेवाड़ पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। उसका समय 1227 ईस्वी माना जाता है, जिसमें जैत्र सिंह के सेनापति बालक व मदन ने बहुत वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ते हुए जैत्र सिंह को विजयी दिलाई। इसी युद्ध के बाद इल्तुतमिश की सेना भागती हुई नागदा को तहस-नहस कर गई। इसी कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली शासक नूरुद्दीन मोहम्मद के प्रतिनिधि के रूप में नागौर इख्तियार बलबन ने भी 1253 में चित्तौड़ को जीतने के लिए असफल प्रयास किया। अब अगले शासक तेज सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनका कार्यकाल 1252 ईस्वी से 1273 ईस्वी माना जाता है। इनके समय 1231 ईस्वी में प्रथम चित्रित ग्रंथ सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखा गया था। यह ग्रंथ कमलचंद्र ने लिखा था। वर्तमान में यह पाटन में सुरक्षित पड़ा है। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत तेज सिंह के समय हुई थी। तेज सिंह के समय दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन था। 1252 से 1254 में लगभग तेज सिंह का बलबन के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें तेज सिंह विजय हुए थे। तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने समर सिंह की माता थी और चित्तौड़ पर श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। अब अगले शासक समर सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनका कार्यकाल 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी माना जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहते हैं। चिरवा लेख में इन्हें समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने के लिए सिंह के समान अत्यंत शूर, चंद्रिका के समान कीर्ति वाला, अपने हितोचित कर्म करने वाला बताया है। समर सिंह के समय रत्न प्रभा सूरी व पार्श्वचंद जैन विद्वान थे। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक रतन सिंह वह एक कुंभकर्ण। रतन सिंह चित्तौड़ का शासक बना व कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गुहिल वंश की नींव रखी। समर सिंह का पुत्र कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहां गुहिल शाखा का अंतिम शासक रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे जिनका कार्यकाल 1302 से 1303 ईस्वी माना जाता है। इनके समय दिल्ली पर क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था जिसमें साम्राज्य विस्तार की असीम लालसा थी। खिलजी ने मेवाड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। पूर्ण अवलोकन के बाद हमें इसे कारण के निम्न कारणों
का ज्ञान होता है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं। चित्तौड़ का स्थान विशेष अर्थात गुजरात व मालवा के मार्ग में पड़ना, जो कि आक्रमण का एक प्रभावी कारण है। चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व का होना। चित्तौड़ दुर्ग का अनेक विशेषताओं से युक्त व अभेद होना। वह अंतिम पद्मावत ग्रंथ के अनुसार वह सबसे चर्चित रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान के साथ थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक खजाइन उल फितूह या तारीख-ए-अलई नामक पुस्तक लिखी है। 1540 ईस्वी के समय एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम पद्मावत ग्रंथ था। पद्मावत ग्रंथ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है और इन्होंने अवधी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा था। पद्मावत ग्रंथ के अंदर रानी पद्मिनी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसके अनुसार रानी पद्मिनी का मूल स्थान सिंहल द्वीप माना जाता है। इनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, जो सिंहल द्वीप के राजा थे, और माता चंपावती थी। विवाह पश्चात चित्तौड़गढ़ पे जब आए थे तो इनके चाचा और भाई गोरा और बादल दोनों थे, वो साथ में आए थे। राजा रतन सिंह को रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी हीरामन तोते के द्वारा पता चला। राजा रतन सिंह की पटरानी का नाम नागमती था और इनके दरबार में एक दरबारी रहता था, उसका नाम रागजवेतन था। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ प्राप्ति की आशंका से अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान खिलजी ने गंभीरी व बेडज नदियों के बीच में शिविर लगाकर घेराबंदी की। लगभग 8 माह तक यह घेराबंदी चली और इस घटनाक्रम में सिसोदे के सामंत लक्ष्मण सिंह ने किले के रक्षार्थ अपने 7 पुत्रों सहित अपने प्राणों का बलिदान दिया। रतन सिंह को बंदी बनाकर जाना नाभिनंद जीर्णोद्वार से भी सिद्ध हो गया है। राजपूतों ने लंबे घेरे के पश्चात अंतिम युद्ध के लिए केसरिया करने का निर्णय लिया और केसरिया बाना पहनकर किले के द्वार खोल दिए तथा पद्मिनी सहित 1600 रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु जोहर किया। इस प्रकार चित्तौड़ का प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक खिज्र खां को बनाया। उसने चित्तौड़ में गंभीरी नदी के तट पर एक पुल का निर्माण करवाया व मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई। नोट: 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में लिखित पद्मावत ग्रंथ में पद्मिनी प्रकरण का वर्णन खुसरो द्वारा लिखित खजाइल उल फितूह से लिया गया है। खुसरो खिलजी के आक्रमण के समय उसके साथ था।